एक पिछली क्लास में मैंने एग्जांपल दिया था ना आपको, वो ट्राई किया सबने? उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। पिछली क्लास वाला एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। उसमें था फिनॉल रिएक्ट विद Sp2 मेटल एंड हीट। ठीक है, इससे बनेगा हमारे पास साइक्लोहेक्सेनॉल, यही था ना। अब साइक्लोहेक्सेनॉल में हम लोग कॉपर और हीट करेंगे, ये बनेगा कीटोन साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है ना। अब इसमें हम हाइड्रोक्सिल एमीन लेंगे ना, तो यहां से क्या निकल जाएगा? वाटर। लिखो इसको, वाटर निकल के ये बन जाएगा हमारे पास ऑक्साइन, कीटो ऑक्साइन बनेगा। इस कीटो ऑक्साइन में जब अपन एसिड डालेंगे तो होगा बेकमैन। सबसे पहले करो आप प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन से बनेगा वाटर। अब बताओ अगला स्टेप क्या होगा, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? यहां से निकल जाएगा वाटर और एंटी ग्रुप माइग्रेट करेगा, ये इसका एंटी ग्रुप है। तो इससे बन जाएगा हमारे पास सेवन मेंबर रिंग। फिर होगा वाटर का अटैक, इसके बाद आगे होगा टॉटोमेरिज्म। बेसिकली मैंने ये बेकमैन रिएरेंजमेंट का मैकेनिज्म लिखा है। तो बेसिकली ये जो है 7 मेंबर रिंग बन गया हमारा, और उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। फिर वाटर ने अटैक किया, फिर टॉटोमेरिज्म हो गया। वाटर ने अटैक किया और यहाँ से H+ रीजनरेट हुआ, ये टॉटोमेरिज्म हो गया, लेक्टम बन गया। ये साइक्लिक एमाइड को क्या बोलते हैं? लेक्टम। और ये फेमस कंपाउंड है, फेमस मोनोमर है, जिसका नाम है कैप्रोलेक्टम। और ये यूज कहाँ होता है? इट इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर नायलॉन 6। नायलॉन 6 को बनाने के लिए एज ए मोनोमर यूज होता है। इसलिए वैसे देखो तो बेकमैन रिएरेंजमेंट पे डायरेक्टली सवाल नहीं आते हैं। बेकमैन पे मतलब वैसे मेंशन नहीं है बेकमैन रिएरेंजमेंट सिलेबस में, लेकिन बहुत फेमस रिएरेंजमेंट है और ये वाली प्रिपरेशन मेंशन है, कैप्रोलेक्टम। तो हम जो भी, अगर हम जेईई एडवांस की बात करें तो जेईई एडवांस में सिर्फ कैप्रोलेक्टम की वजह से हमने बेकमैन पढ़ा है। ओके, कैटायन पॉजिटिव है, कार्बोकैटायन जो है वो पॉजिटिव है। लिख लिया सब लोगों ने? मैकेनिज्म लिख लिया तो चैट बॉक्स में लिखो डन। जैसे मैकेनिज्म लिख लो, चैट बॉक्स में डन लिखो। और ये वाला कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था कि किसी भी एरोमेटिक मॉलिक्यूल का जब रिडक्शन करते हैं ना हम लोग, बेंजीन का H2 निकल हाई टेम्परेचर प्रेशर पे क्या बनता है? साइक्लोहेक्सेन। हमारी रिंग 8 मेंबर हो गई। 8 मेंबर कहाँ हो गई यार? 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर ही तो है। 7 है। आज हम पढ़ेंगे नाइट्रीन की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जैसे हमारे पास कार्बिन की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी है? रिमर-टिमन रिएक्शन, और सेकंड इंपॉर्टेंट है आइसोसाइनाइड टेस्ट। बेसिकली सिलेबस में ही दो ही है ये। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, हॉफमैन ब्रोमाइड। एक ही रिएक्शन पढ़नी है, डिटेल में पढ़नी है अपने को। तो नेक्स्ट लगाओ आप, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इस रिएक्शन में बेसिकली करते क्या है? 1 डिग्री एमाइड कन्वर्ट इनटू 1 डिग्री एमीन। एमाइड से एमीन बनाते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक 1 डिग्री एमाइड है, इसकी रिएक्शन हम करें Br2 और एक्वस बेस के साथ, Br2 KOH दोनों रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं? KOBr। मतलब आपको हैलोजन चाहिए प्लस अपने को बेस चाहिए।
हमारा एमाइड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एमीन्स के अंदर। इसको नोट करो, ये है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। व्हेन 1 डिग्री एमाइड रिएक्ट विद हैलोजेंस इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH, 1 डिग्री एमीन विल फॉर्म, इज नोन एज हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हमारे एडवांस का सिलेबस तुम्हें पता होगा ना, एडवांस का सिलेबस कितना सा है, मेंस का सिलेबस इतना है। यानी एडवांस का सिलेबस जो है, एक ग्लास ले लें अगर पूरे सिलेबस को, तो आप मान के चलो रफली 3/4 ग्लास पानी से भर दो, वो है एडवांस का सिलेबस। और ग्लास फुल भर दो तो वो है मेंस का सिलेबस। ग्लास फुल भी मत भरो, फुल भरने के बाद थोड़ा एक आधा ग्लास, एक 1/4 ग्लास और भर लो, समझ गए? सवा ग्लास हो गया अपना मेंस, और एक ग्लास में 3/4 फिल करेंगे तो हो गया हमारा एडवांस। ठीक है, ये लिख लिया सबने? अब लिखो मैकेनिज्म। अब लिखो मैकेनिज्म। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? एमाइड के साथ होगा एसिड बेस। ये नाइट्रोजन ज्यादा एसिडिक है इन कंपेयर टू अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बन, क्योंकि नाइट्रोजन पे नेगेटिव आ रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन पे नेगेटिव है। तो पहला स्टेप हुआ एसिड बेस, और यहाँ नाइट्रोजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब एक और चीज प्रेजेंट है यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल Br2। तो नाइट्रोजन अटैक करेगा Br2 पे, और ये बनेगा N-ब्रोमो एमाइड। हमने एमाइड लिया, हमने बेस लिया, और एमाइड बेस से ये N- बना, इसने हेलोजन से रिएक्ट किया और ये NHBr बन गया, N-ब्रोमो एमाइड। मीडियम ऑफ द रिएक्शन क्या है? बेसिक। बेस फिर से ये हाइड्रोजन लेगा, मोर एसिडिक हाइड्रोजन, और यहां बनेगा हमारे पास N-Br। आगे बताओ। LH से नहीं कर सकते, एक बच्चे ने कहा रिएक्शन LH से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में कार्बन जो सेम रहते हैं ना, इसमें कार्बन कम हो गया था, डिक्रीज ऑफ कार्बन है। ठीक है, अब ये जो इंटरमीडिएट बना है ना, ये इंटरमीडिएट जो है आगे कन्वर्ट हो जाता है इस आइसोसाइनेट में। ये स्टेप इसका RDS स्टेप है। आपको बताना ये वाला स्टेप कैसे हुआ। यहां से ये चीज आइसोसाइनेट कैसे बना, चलो होगा क्या, देखो यहां से Br- निकलेगा तो यहां नाइट्रीन बनने लगेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन। तो नाइट्रीन को अवॉइड करने के लिए क्या होगा, ये R ग्रुप माइग्रेट करेगा। तो यहां से Br- निकला, R- माइग्रेट किया, तो कार्बन पे चार्ज कौन सा आया, पॉजिटिव। सेम टाइम क्या होगा, ये यहां पाई बॉन्ड बनाएगा। ये एक साथ तीन चीजें साइमल्टेनियसली होगी, माइग्रेशन ऑफ R-, रिमूवल ऑफ Br एंड फॉर्मेशन ऑफ C डबल बॉन्ड N। तो जो नाइट्रीन बन रहा था उसकी जगह ये आइसोसाइनेट बन जाएगा। अब मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं, ठीक है ना। पहले आप यहां तक लिखो मैकेनिज्म एक बार, आइसोसाइनेट तक का मैकेनिज्म लिखो, आइसोसाइनेट का मैकेनिज्म लिखो, फिर देखो आगे क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो इसके बाद का जो स्टेप है वो क्या है। एक तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसका हाइड्रोलिसिस हो गया, और C डबल बॉन्ड N का हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या बनता है, C डबल बॉन्ड, यहाँ से C डबल बॉन्ड O बन जाएगा ना, तो ये NH2 लग जाएगा और यहाँ CO2 बन जाएगा। ठीक है ना। अब इसका मैकेनिज्म लिखते हैं, एक्चुअल मैकेनिज्म कैसे होगा। या तो मैं सीधा लिख सकता हूँ हाइड्रोलिसिस हुआ, ये अमीन बन गया, यहाँ C डबल बॉन्ड O बन गया। अब मैकेनिज्म कैसे होगा, OH- का अटैक, पहले ये O पे माइनस आएगा, फिर ये अल्टीमेटली N पे माइनस आएगा रेजोनेंस करके। ठीक है ना। फिर ये N- लेगा H+, तो ये बन गया RNHCO2-। फिर यहां से CO2 इवॉल्व होगा,
ठीक है ना, और एक्वस सॉल्यूशन से वाटर से फिर से लेगा H+, ये बन जाएगा एमीन्स। ये हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म लिखा मैंने आगे, इसको लिखो जरा एक बार। समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि जब भी ये आइसोसाइनेट बनेगा ना, आइसोसाइनेट ऑन हाइड्रोलिसिस गिव प्राइमरी एमीन। ये भी नीचे नोट कर लो, आइसोसाइनेट ऑन हाइड्रोलिसिस गिव प्राइमरी एमीन। अल्टीमेटली एमाइड कन्वर्ट इनटू एमीन्स विथ डिक्रीज इन कार्बन। हो गया, लिख लिया सब लोगों ने? अब एक बार आप पूरा मैकेनिज्म लिखेंगे। बेंजाइमाइड when react with Br2 and base give aniline। इसका पूरा मैकेनिज्म लिखो A to Z। पूरा मैकेनिज्म लिखो, उसके बाद बताना है कि कितने मोल बेस के कंज्यूम होते हैं और कितने मोल क्यूएस के कंज्यूम होते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में। मोल ऑफ बेस कंज्यूम है, मोल ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम, वो बाद में बताना है। पहले पूरा मैकेनिज्म लिखना है A to Z। लिख लिया सब लोगों ने? पूरा मैकेनिज्म लिखा ना? पूरी रिएक्शन में बेस के कितने मोल कंज्यूम हो रहे हैं? 1 मोल बेस का कंज्यूम हो रहा है। और KOH के कितने मोल कंज्यूम हो रहे हैं? 4 मोल KOH के कंज्यूम हो रहे हैं। एक चीज बताओ कि हमें ये निकालना है कि टोटल मोल कितने कंज्यूम हो रहे हैं। तो उसके लिए हमको मैकेनिज्म के अलावा और क्या चीज़ पता होनी चाहिए। एक तो हम मेन प्रोडक्ट का मैकेनिज्म लिखते हैं कि मेन प्रोडक्ट का ये मैकेनिज्म है, उसके अलावा मोल्स में और किसका रोल इंपॉर्टेंट होता है? हाँ, साइड प्रोडक्ट्स। वेरी गुड। सिर्फ आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ से यहाँ ये कैसे बना, इसके अलावा देखना है कि जो साइड के जो प्रोडक्ट है वो रिएक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप पूरा मैकेनिज्म से जाओगे तो हम लोग देखो यहाँ देखें मैकेनिज्म में कितने मोल कंज्यूम हो रहे हैं ये बताओ मेन प्रोडक्ट बनने में। तो अभी हमने डिस्कस किया इसमें कितने मोल कंज्यूम हो रहे हैं। फर्स्ट मोल तो ये कंज्यूम हो रहा है, ठीक है ना, H2S। फिर रिएक्शन यहाँ जाके N-ब्रोमोअमाइड बन रहा है। सेकेंड मोल यहाँ कंज्यूम हो रहा है, 2 मोल कंज्यूम हो गए, ठीक है। इसके बाद हम इसका हाइड्रोलिसिस करके एमीन बना रहे हैं। यहाँ से जब हम हाइड्रोलाइज करके यहाँ जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि यहाँ कोई मोल कंज्यूम नहीं हो रहा है। देखो यहाँ OH ने अटैक किया और यहाँ जाके ये OH माइनस रीजनरेट हो गया, इस लास्ट स्टेप में रीजनरेट हो गया। तो इसका मतलब एमीन्स बनने में तो 2 ही मोल कंज्यूम हुए, बाकी के 2 मोल कहाँ गए? 4 मोल यूज हो रहे हैं इसमें, बाकी के 2 मोल कहाँ गए? वो जब मैंने आपको रिएक्शन दिया था आपको साइड प्रोडक्ट भी देखना चाहिए था। जब मैंने आपको रिएक्शन दिया तो इसके साइड प्रोडक्ट में कार्बोनेट भी तो बन रहा है। जब हम CO2 की रिएक्शन करते हैं एक्वस बेस के साथ, CO2 और एक्वस बेस में क्या बन जाता है? कार्बोनेट। ये वाला कैसे बनेगा? इसमें आप क्या करो, पहले होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो बना O माइनस C डबल बॉन्ड O OH। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फिर होगा एसिड बेस, ये बन गया। तो मान नीचे लिखो आप 1 मोल ऑफ Br2 and 4 मोल ऑफ KOH is consumed in this reaction। Br2 का 1 मोल कंज्यूम हुआ और KOH के 4 मोल कंज्यूम हुए। 4 में से आप 2 मोल तो एमीन्स बनने में और 2 मोल CO2 को कार्बोनेट को कन्वर्ट करने में। हाइड्रोलिसिस में बेस का कंज्यूम हुआ, हाइड्रोलिसिस में तो रीजनरेट हो गया लास्ट स्टेप में। हाइड्रोलिसिस में तो एडिशन ऑफ वाटर होता है, उसमें हाइड्रोलिसिस होता है तो एडिशन ऑफ वाटर होते हैं।
लिखते हैं ना एसिड कैटलाइज हाइड्रोलिसिस, बेस कैटलाइज हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब एडिशन ऑफ वाटर। नोट कर लिया सबने? नीचे लिखो आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिएक्शन में, सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिएक्शन। सेकंड पॉइंट लिखो आप माइग्रेशन इज आरडीएस, यानी जिस स्टेप में माइग्रेशन हो रहा है वो क्या है हमारा आरडीएस। यानी बेसिकली आरडीएस में क्या बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनेट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अगर मैं आपको 2 एमाइड दे दूं, आपको बताना है कि इन दोनों में से किसमें रेट ऑफ हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन ज्यादा होगी। दोनों में से किसमें रेट ऑफ हॉफमैन ब्रोमाइड ज्यादा होगी, फर्स्ट में या सेकंड में? चैट बॉक्स में लिखो। रेट कैसे निकालते हैं? रेट निकालते हैं आरडीएस से। आरडीएस आपको पता है कि जिस स्टेप में माइग्रेशन हो रहा है वो स्टेप आरडीएस है, तो जो माइग्रेशन फास्ट करेगा उसी की तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। तो बताओ इन दोनों में से माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यानी माइग्रेशन करना यानी शिफ्टिंग करना किसकी रेट ज्यादा होगी? जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। मोर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मोर इज द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। फर्स्ट का रेट ज्यादा है सेकंड से, क्योंकि यहाँ प्लस एम प्लस एस प्लस आई लग रहे हैं, यहाँ माइनस एम लग रहा है। तो मोर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर इज द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। तो लिखो आप मोर द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मोर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। मोर द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। नीचे वाला एग्जांपल लिख लो, थोड़ा सा फास्ट लिखो। मोर द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मोर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। लिख लिया आपने? आगे बढ़े। मोर द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मोर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। फोर्थ पॉइंट लिखो, माइग्रेशन इज इंट्रामोलिकुलर। नेक्स्ट लिखो, माइग्रेशन इज इंट्रामोलिकुलर, यानी अगर मैं आपको हॉफमैन ब्रोमाइड दे दूं, एक में यहाँ 15 लगा है, एक में यहाँ पे डी लगा है, ठीक है ना। इन दोनों का हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कर दें हम लोग, हम 2 एमाइड का हॉफमैन ब्रोमाइड एक साथ कर रहे हैं, तो हमारे पास 3 ऑप्शन है। N15 बने, NH2 के साथ यहां पे D लगे, आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इन तीनों में से एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, आपको बताना है वो कौन सा प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा। फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? आंसर क्या है? थर्ड थर्ड थर्ड। कैसे पता चला कि थर्ड नहीं बनेगा? कैसे पता चला कि थर्ड नहीं बन रहा है? तीसरा, ओ तीसरा, हाँ, बिकॉज माइग्रेशन इज इंट्रामोलिकुलर, यानी ये रिंग N15 पे माइग्रेट करेगा, डी वाला N पे माइग्रेट करेगा, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, यानी हमारा ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये प्रोडक्ट कैसे बन सकता है? ये तब बन सकता है कि ये वाली रिंग जो है, नीचे वाली रिंग जो है, ऊपर वाले मॉलिक्यूल में माइग्रेट करता है, ऐसे माइग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो अब ये कैसे पता चलता है कि इंट्रामोलिकुलर माइग्रेशन है या इंटर है? ये पता कैसे चलता है? माइग्रेशन इज इंट्रामोलिकुलर या इंटरमोलिकुलर, ये कैसे डिटरमाइन करते हैं? ये एक्सपेरिमेंटल होता है, ये एक्सपेरिमेंटली रिएक्शन करवा करवा के देखते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस होते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा? तो जैसे ये क्वेश्चन आया था पहले 2006 एडवांस में, तो वहाँ पे उसके पैराग्राफ में लिखा था माइग्रेशन इज इंट्रामोलिकुलर, ठीक है ना। या फिर हमारे सिलेबस में मेजोरिटी ऑफ माइग्रेशन जो है वो इंट्रामोलिकुलर है। जहाँ माइग्रेशन इंटर होगा वो मैं अलग से बता दूंगा आपको। मेजोरिटी ऑफ रिएक्शन है इंट्रामोलिकुलर। नोट करो नीचे, ठीक है भाई? लिख लिया सब लोगों ने? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो,
आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइड विल नॉट अंडरगो हॉफमैन ब्रोमोमाइड। यानी अगर मैं आपको एक 2 डिग्री एमाइड दे दूं, इसका हॉफमैन ब्रोमाइड नहीं होगा, 3 डिग्री एमाइड दे दूं, इसका भी हॉफमैन ब्रोमाइड नहीं होगा। बताओ क्यों? 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइड विल नॉट अंडरगो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड, अगर मान लीजिए इसका हॉफमैन ब्रोमाइड करें तो पहला स्टेप क्या होगा, एसिड बेस, फिर दूसरा स्टेप क्या होगा, इसका Br2 पे रिएक्शन, तो हमारे पास बनेगा डबल बॉन्ड O और फिर बन जाएगा हमारे पास NBr। समझ गया? ठीक है। हॉफमैन ब्रोमाइड कब होता है? जब ब्रोमोमाइड बनता है, वो बीच में बनता है ना N-Br, वो ब्रोमोमाइड है। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे कोई एसिडिक H नहीं है तो बेस इससे रिएक्ट नहीं करेगा, ये आगे प्रोसीड नहीं करेगी। अगर यहाँ पे H होता तो बेस एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन एसिड बेस होकर ब्रोमोमाइड बनता है N- और फिर R माइग्रेट करके आइसोसाइनेट बनता है। यानी मेन चीज क्या है हॉफमैन ब्रोमाइड में, आइसोसाइनेट बनना चाहिए, तो वो इस रिएक्शन में नहीं बन रहा है। ठीक है। सिमिलरली यहाँ तो H ही नहीं है तो यहाँ तो एसिड बेस भी नहीं हो रहा है। ठीक है। लेकिन आप मुझे बताओ ये थर्ड वाला जो रिएक्शन है ना, RCONH-Br, ये हॉफमैन ब्रोमाइड कैसे कर रहा है? इसमें आप सीधा KOH डाल दो, डायरेक्ट एमीन बन जाता है। बताओ कैसे? क्योंकि इसमें जैसे ही अपन एसिड बेस करेंगे यहां बन जाएगा N-, फिर R हमारा माइग्रेट कर जाएगा, तो वो सीधा ही ब्रोमाइड बन रहा है हमारा। समझ रहे हो? ये तो इंटरमीडिएट है, इट इज द इंटरमीडिएट ऑफ हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन एंड ब्रोमोमाइड। लिखो 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइड विल नॉट अंडरगो हॉफमैन ब्रोमाइड बिकॉज formation of isocyanate is not possible. 2 degree and 3 degree amide will not undergo Hofmann bromide because formation of isocyanate is not possible. तीनों एग्जाम्पल लिख लो, पहले दो रॉन्ग, तीसरा राइट। लिख लिया आप लोगों ने? टू डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइड विल नॉट अंडरगो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइड हॉफमैन ब्रोमाइड क्यों नहीं दिखाते हैं? तो उसका एक रीजन हम सीधा ये लिख दें कि आइसोसाइनेट नहीं बनता है, फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनेट इज नॉट पॉसिबल। अब एक चीज समझ लो, तुम देखो बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं ऐसी, अगर हमको कभी भी ऐसा केस मिल जाए ना, RC डबल बॉन्ड O N-Lg, इसको तुम फॉर्मूला समझो, इसको तुम नोट समझो, इंपॉर्टेंट समझो, जो समझना है समझो। अगर कभी भी ये इंटरमीडिएट बन जाए तो ये सीधा कन्वर्ट कर दो एमीन्स में। कैसे? जब भी हमारे पास RCO N-Lg बने, माइग्रेशन ऑफ R, फॉर्मेशन ऑफ C डबल बॉन्ड N, Lg निकल जाएगा, तो यहां से बन गया हमारे पास आइसोसाइनेट। इसका आगे करो हाइड्रोलिसिस, बना दो एमीन्स। अब Lg अगर Br है ना तो उसका नाम है हॉफमैन ब्रोमोमाइड। हॉफमैन ब्रोमोमाइड लिविंग ग्रुप की जगह Lg यानी लिविंग ग्रुप, इसकी जगह पे कौन होता है? Br। अब हॉफमैन ब्रोमाइड टाइप की बहुत सारी रिएक्शन है मेंस के अंदर, समझ रहे हो, जहां पे लिविंग ग्रुप चेंज होता रहेगा। जैसे लिविंग ग्रुप N2 ले लिया यहाँ पे तो उसका नाम क्या हो जाता है? उसका नाम हो जाता है लोजन। ऐसे डिफरेंट रिएक्शन है, वो अपन बाद में देखेंगे, मेन अपना पर्पज ये है। तो इसको लिखो आप, तो जब भी RCO N-Lg आए सीधा एमीन्स बनाना है। रेट्स, रेट्स का मतलब है रिपीट ऑल द कॉमन स्टेप्स। ये मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। जब भी ये बनेगा मैं सीधा लिख दूंगा एमीन्स रेट्स, रिपीट ऑल द कॉमन स्टेप्स। कॉमन स्टेप कौन सा? ये वाले, आइसोसाइनेट बना, हाइड्रोलिसिस होके एमीन्स बना, इसको नोट करो। अब लास्ट लिखो, प्रैक्टिस करते हैं। हाउ विल यू प्रिपेयर एमीन्स? प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री एमाइड। अगर मैं आपको एसिड हैलाइड दे दूं और इसमें एमोनिया दे दूं तो ये ऐसे नहीं होके Cl निकल जाएगा, HCl बन के बन जाएगा एमाइड। ठीक है ना? और एमाइड के आगे मैं लिख दूं कि यहाँ पे KOBr है। KOBr मतलब Br2KOH, हॉफमैन ब्रोमाइड। ये क्या बनेगा हमारा? एमीन्स। एमीन्स में मैं लिख दूं कि क्लोरोफॉर्म एंड बेस। तो व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री एमीन क्लोरोफॉर्म बेस? बोलो। क्लोरोफॉर्म बेस से क्या होगा? कार्बिन बनेगा और ये बन जाएगा आइसोसाइनाइट, यानी ये बनेगा आइसोसाइनाइट टेस्ट। तो मैंने आपको बताया था सीरीज ऑफ रिएक्शन, आपने एमाइड बना लिया, एमाइड से एमीन बना लो, एमीन का आइसोसाइनेट टेस्ट कर लो। अच्छा, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ
आइसोसाइनाइड एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बोलो, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को रिड्यूस करते हैं तो किसमें बदलते हैं? साइनाइड का रिडक्शन करें, आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करें, एमाइड का रिडक्शन करें, किसमें बदलेंगे वो? दे विल कन्वर्ट इनटू करस्पॉन्डिंग एमीन्स, 2 डिग्री एमीन्स। लिखो इसको, देश के सूरवीरों लिखो। और वेल डन, अच्छे से बच्चों ने आंसर कर रखा है, 2 डिग्री एमीन्स, करस्पॉन्डिंग एमीन्स। हम आगे जाके इस टाइप की बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे ना, रिएक्शंस की, ऐसे कन्वर्जन्स करेंगे, ए टू जेड क्वेश्चंस करेंगे, ए बी सी डी ई एफ, सब रिएक्शन याद हो जाएगी। अब आपको स्पीड में क्वेश्चंस करने हैं। एक प्रिपरेशन और बता देता हूँ, हाउ विल यू प्रिपेयर एमाइड फ्रॉम एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में एमोनिया डाल दें और हीट कर दें तो व्हाट इज द प्रोडक्ट, क्या होगा बताओ? पहले एमोनिया क्या है? बेस, और एसिड क्या है? एसिड। तो पहले क्या होगा? एसिड बेस। तो पहले हम एसिड बेस करके ये बनाएंगे सॉल्ट, ठीक है। अब करते क्या है, इसको एमोनिया को जो है ना एक्सेस में ऐड करते हैं, एमोनिया इज एडेड इन एक्सेस। तो ये जो हमारा सॉल्ट है, तो अब आप बताओ कि अगर मैं इसको हीट करूंगा तो क्या होगा? हीट करने पर एक चांस तो ये कि एमोनिया निकल सकता है, एमोनिया निकल सकता है ना, तो एमोनिया निकलेगा नहीं, बिकॉज एमोनिया इज एडेड इन एक्सेस। ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, अगर एमोनिया निकालोगे तो ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आएगा, बैकवर्ड पॉसिबल नहीं है। तो एमोनिया को इसलिए एक्सेस में डालते हैं ताकि वो नहीं निकल पाए। CO2 नहीं निकलेगा, CO2 नहीं निकलेगा बिकॉज रिमूवल ऑफ CO2 के बाद यहाँ बनेगा कार्बोनाइन। तो RDS ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइन, और कार्बोनाइन फॉर्म इज अनस्टेबल। तो दिस मीन्स एमोनिया विल नॉट रिमूव्ड, CO2 विल नॉट रिमूव्ड, तो फिर रिमूव होगा कौन? आंसर लिखो, चैट बॉक्स में लिखो, फिर निकलेगा कौन? आखिर कौन? H2 गैस, H2 नहीं निकलेगा। एक कह रहा है हीट करोगे तो हीट निकल जाएगा, ये भी सही है। वाटर निकलेगा। अब होगा क्या, इसमें से निकल जाएगा वाटर, क्योंकि वो कंडीशन इस टाइप से बन गई कि और कुछ नहीं हो सकता, ये बन गया एमाइड। अब ये बताओ कि व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन दिस एमाइड रिएक्ट विद KOBr। बोलो, चैट बॉक्स में लिखो सब, व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन दिस एमाइड रिएक्ट विद KOBr। चैट बॉक्स में लिखो, सबको लिखना है, जिनके कैमरे ऑन है उनको भी लिखना है, जिनका ऑफ है उनको भी लिखना है। ऑन वैसे है नहीं, ऑफ ही है। इससे क्या बनता है बताओ? 1 डिग्री एमीन, वेरी गुड। और 1 डिग्री एमीन का क्लोरोफॉर्म और बेस से क्या रिएक्शन होता है? आइसोसाइनाइड। और आइसोसाइनाइड का रिडक्शन कर दो H2 मेटल, व्हाट इज द प्रोडक्ट? 2 डिग्री एमीन्स। लिखो इसको। अब टाइम आ गया है कि हम देश के लिए कुछ करें। इंडियन आर्मी ने 2 बड़े से जो पीक पे पहाड़ है ना उस तरफ, उनके चाइना बॉर्डर के साथ, जिनको वो खाली कर देते हैं, मतलब जनरली उस पर कब्जा नहीं करते हैं, तो उस पर आर्मी वालों ने अपने एरिया में है वो, उसके ऊपर चढ़ाई करके पीक पे कब्जा कर लिया। इस बात से चाइना बहुत नाराज हो गया। अब चाइना को लग रहा है कि यार हमारे सामने इतनी ऊंचाई पे कैसे चढ़ गया वो, चाइना नाराज हो रहा है। उनको पता नहीं है अभी पाला किसे बड़ा है, इंडिया से बड़ा है, 138 करोड़। यानी हमारा नेट वेट निकालेंगे ना हम लोग, और नेट वेट चाइना का निकालेंगे, तो वेट वाइज इंडिया वाले फर्स्ट आ जाएंगे, भारी पड़ेंगे मतलब। अब लिखो एग्जाम्पल, छोटे से क्विज लिखो। अब नोट्स कोई देखेगा नहीं, बस ट्राई करना है आपको।